Dear students, good morning. 8th class, today we are starting the chapter Why do we need a parliament? कि हमें पार्लियामेंट की क्यों ज़रूरत होती है, ये आज हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। आई होप आप सबको पार्लियामेंट का मीनिंग पता होगा। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों को मिला के बनती है पार्लियामेंट। हमें पार्लियामेंट की क्यों ज़रूरत है, ये आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वाई शुड पीपल डिसाइड, कि वाई शुड पीपल डिसाइड, लोग क्यों डिसाइड करें, क्या डिसाइड करें, यहाँ से हम टॉपिक शुरू करते हैं। आपको स्टूडेंट्स लिसन, मैं आपको लाइन टू लाइन बता रही हूँ। अगर आपको फ़ोन की स्क्रीन नहीं भी देखनी तो आप अपने पास एक अपनी बुक रख लो, एनसीईआरटी, आप वहाँ से देखते रहो, ठीक है। तो जहाँ से आपको फ़ोन देखने की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूँगी। देखो, इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ, आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। एंड प्रोसीडिंग दिस वाज अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट स्ट्रगल इन विच मैनी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी पार्टिसिपेट। और हमें ये जो इंडिपेंडेंस है ये आसानी से नहीं मिली। इसके लिए हमारी सोसाइटी के कई सेक्शंस ने, बहुत ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया और लंबी और डिफ़िकल्ट स्ट्रगल की, तो हमें ये इंडिपेंडेंस मिली है। अलग अलग बैकग्राउंड से बहुत सारे लोग जिन्होंने स्ट्रगल को ज्वाइन किया, और वो लोग इंस्पायर्ड थे, इंस्पायर्ड मतलब प्रभावित थे किन विचारों से, फ्रीडम के विचार से, इक्वालिटी से, एंड पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग। और वो लोग चाहते थे कि इंडिया के लोग डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें। अंडर कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल रूल के मीनिंग वर्ड को ध्यान से समझो। हम ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे। कॉलोनी का क्या मतलब होता है कि ब्रिटिशर्स हमारे देश को इस तरह से ट्रीट करते थे जैसे वो उनकी ही अपनी कोई कॉलोनी हो, उनके देश का ही जैसे कोई पार्ट हो। वो हम पे रूल करते थे ब्रिटिशर्स। तो उस रूल के दौरान लोगों के मनों में पीपल हैड लिव्ड इन फियर, लोग डर में रहते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से डरते थे। और अगर वो किसी बात से एग्री नहीं होते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए हुए किसी डिसीजन से, तो वो उन्हें कुछ कह नहीं पाते थे डर के मारे। बट दे फेस्ड ग्रेव डेंजर इफ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज देम दीज डिसीजंस। तो क्रिटिसाइज होता है आलोचना करना, और वो लोग इंडिया के ब्रिटिश गवर्नमेंट के उन डिसीजन की आलोचना नहीं कर पाते थे। जब हमारे देश की फ्रीडम मूवमेंट चली तो सिचुएशन धीरे धीरे चेंज होने लगी। जो हमारे नेशनलिस्टिस्ट थे, नेशनलिस्टिस्ट होता है राष्ट्रवादी लोग, जिन्होंने इंडिया को आज़ाद करवाने के लिए, फ्रीडम दिलाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल की। हमारे नेशनलिस्ट्स ने ओपनली, खुले तौर पे क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, आलोचना करनी शुरू कर दी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, अंग्रेज सरकार की। और एंड मेक डिमांड्स, और अपनी इच्छाएं, डिमांड्स रखनी अंग्रेज सरकार के सामने शुरू की। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, जिन्होंने डिमांड की कि इलेक्टेड मेंबर्स लेजिस्लेचर में होने चाहिए एंड विद द राइट टू डिस्कस द बजट एंड आस्क क्वेश्चन। ध्यान से सुनो, ये बहुत बड़ी डिमांड थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि जो भी लेजिस्लेचर बन रही है उसमें चुने हुए मेंबर हों, और उन मेंबर्स के पास पावर हो कि वो बजट के ऊपर डिस्कशन कर सकें और क्वेश्चंस पूछ सकें गवर्नमेंट से। और उसके बाद अंग्रेज सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास किया था 1909 में, जिसमें उन्होंने कुछ हद तक अलाउ कर दिया था कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते हैं, कि हम अपने लीडर्स का चुनाव कर सकते हैं। वाई दीज अर्ली लेजिस्लेचर्स, ये जो शुरू शुरू में लॉज बने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर, वर इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ द नेशनलिस्ट्स। और कहते जो नेशनलिस्टिक्स थे, हमारे जो राष्ट्रवादी लोग थे, वो इससे कई ज़्यादा और डिमांड्स चाहते थे। दे डिड नॉट अलाउ फॉर ऑल एडल्ट्स, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लॉ पास किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909, जिसके तहत इलेक्शंस हुए थे, उसमें सारे एडल्ट्स को वोट डालने का राइट नहीं मिला था, ना ही लोग डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो इस पूरे फुल पैराग्राफ में मैंने आपको ये बताया है कि 15 अगस्त को जब हमारा देश आज़ाद हुआ
वो बहुत लॉन्ग स्ट्रगल के बाद आज़ाद हुआ, पर हमारे लीडर्स फ्रीडम, इक्वालिटी और डिसीजन मेकिंग में इंडियंस की पार्टिसिपेशन चाहते थे। पर जो इंडिया के लोग थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे। फिर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी और उन्होंने गवर्नमेंट से डिमांड्स करी कि हमें इलेक्टेड मेंबर्स को चुनना है। गवर्नमेंट ने अलाउ किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 बना के कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हो। पर जो इलेक्शंस होते थे उसमें सारे लोग पार्टिसिपेट नहीं करते थे। तो इससे पूरे पैराग्राफ से हमें ये क्लियर हो गया कि इंडिया में लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते थे अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इट मीन्स यहाँ से एक इच्छा शुरू होगी ना इंडिया के लोगों की कि हमें भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना है। लेट अस मूव टू द सेकंड स्टैंजा। एज यू रीड इन चैप्टर 1, जैसा कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि जो colonial रूल है, the experience of the colonial rule as well as the participation of different people in the struggle for freedom left little doubt in the minds of nationalists that all persons in independent India would be able to participate in decision making। तो कहते जब हमारे देश में colonial रूल था तब जो हम हमारे जो नेशनलिस्टिक लीडर्स थे तो वो ये सोच रहे थे कि क्या ये पॉसिबल हो पाएगा कि इंडिपेंडेंट इंडिया में सारे लोग पार्टिसिपेट करें डिसीजन मेकिंग में। पर विद द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, पर जब हमारे देश को आज़ादी मिली, वी आर गोइंग टू बी सिटीजन ऑफ फ्री इंडिया, जब हम आज़ाद भारत के सिटीजन्स नागरिक बने, तो तब क्या ये भी मतलब कि ये होना मुश्किल लग रहा था उनको कि क्या ये हो पाएगा। दिस डिड नॉट मीन दैट गवर्नमेंट कुड डू वट इट फेल्ट लाइक, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सरकार का जो मन करेगा सरकार वो करेगी। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट को अपने लोगों की नीड्स के प्रति, उनकी डिमांड्स के प्रति सेंसिटिव होना होगा। सेंसिटिव होना होगा का मतलब है कि गवर्नमेंट को अपने लोगों की इच्छाएं, उनकी डिमांड्स को पूरा करने की कोशिश करनी होगी। कि जो ड्रीम्स, जो सपने और जो एस्पिरेशंस, जो इच्छाएं फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम हमारे कंट्री ने देखी थी, उन सारी इच्छाओं को हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया इंडिपेंडेंस के बाद उसमें शामिल किया गया। अब लास्ट टू लाइंस पूरी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से वो प्रिंसिपल्स थे जिनको फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान हम अपने देश में चाहते थे, और फिर जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो हमने किन बातों को स्वीकार किया। पहली, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब हर किसी को जो 18 ईयर से अबव है, एडल्ट है, उसे वोट डालने का राइट हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज एज। उसकी एज क्या है, कलर क्या है, सेक्स क्या है, और अब रिच है या पुअर है, किसी भी चीज़ को ध्यान में नहीं रखे बिना हर किसी को राइट टू वोट हो। ठीक है, इसका मतलब होता है तो ये प्रिंसिपल्स को उस टाइम माना गया। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज। यस, यहाँ पे देखो ये एक पर्सन है, इस फोटोग्राफ में वोटर्स रीडिंग इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू यूज ईवीएम। इसमें ये जो बूढ़ा पर्सन आप देख रहे हो, ये वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं भी कैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को यूज़ करना है, उसे पढ़ रहा है। तो हमारे कंट्री में पहली बार 2004 के जनरल इलेक्शन ईवीएम के ज़रिए हुए थे, और ईवीएम, द यूज़ ऑफ ईवीएम करने से, ईवीएम का इस्तेमाल करने से बहुत सारे ट्रीज कटने से बच गए, और बहुत ज़्यादा पेपर जो बैलेट पेपर बनाने के लिए इस्तेमाल होता था उसके लिए बच गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे ब्लू में, यहाँ पे देखो क्वेश्चन है ब्लू में साइड पे, गिव वन रीज़न, हमें एक रीज़न बताओ कि हाँ ऐसा क्यों है कि दे शुड बी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना अच्छा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप अपनी क्लासरूम याद करो, जब आप स्कूल में होते हो और आपको क्लास का मॉनिटर चूज करना होता है। एक तो सिस्टम ये है कि टीचर बोल दे कि ये वाला बच्चा आज से मॉनिटर है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि तुम लोगों का मुंह छोटा सा रह जाता है कि देखना मैम ने ही चूज कर दिया, तुम लोग खुले दिल से उसे स्वीकारते नहीं। और अगर ये कहा जाए कि जिस जिस बच्चे ने मॉनिटरशिप के लिए खड़े होना है खड़े हो जाओ, 3-4 स्टूडेंट्स खड़े हो जाए और आप लोग खुद वोटिंग करो और खुद एक मॉनिटर को चुनो, देन यू विल बी हैप्पी।
तो आप खुश होगे कि ये जो मॉनिटर है इसको हमने चुना है और ये हमारी तरफ से क्लास का मॉनिटर बना है। आपको ये फीलिंग आएगी कि हम ही हैं जिन्होंने अपने इसको आगे लाया है। तो यही चीज़ इलेक्शंस में होती है कि लोग खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। तो इट मीन्स रूल किसका हुआ? लोगों का। तो एक्चुअल में रूल कौन कर रहा है? पीपल। तो यही चीज़ डेमोक्रेसी में होती है, पीपल खुद रूल करते हैं थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने लीडर्स को चूज करके। एंड पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो लीडर्स जिनको हम चूज करते हैं। तो कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है उसका मेन टेक ऑफ पॉइंट ये होता है कि आइडिया ऑफ कंसेंट। कंसेंट मतलब, कंसेंट वर्ड की इंग्लिश हिंदी होती है हाँ करना, सहमति देना अपनी। कहते हैं डिजायर अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, लोगों की क्या, लोग किसको अप्रूव करते हैं और किस हिसाब से डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करते हैं, लोगों की क्या इच्छा है। डेमोक्रेसी में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। इट इज़ द डिसीजन ऑफ पीपल, लोगों का डिसीजन ही होता है जो डेमोक्रेसी को इफेक्टिव बनाता है। और इसकी फंक्शनिंग को डिसाइड करना ये लोगों के अकॉर्डिंग ही चलता है, लोग ही डिसीजन लेते हैं। तो इस चीज़ के पीछे बेसिक आइडिया ये है कि इंडिविजुअल और द सिटीजन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, कि डेमोक्रेसी में जो नागरिक हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। एंड द in principle the government as well as other public institutions need to have the trust of these citizens। अब देखो, सिटीजन्स ने ही वोट डाल के अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनना है, इसलिए जो गवर्नमेंट होती है उन्हें अपने नागरिकों का ट्रस्ट जीतना पड़ता है, तभी तो नागरिक उन्हें अगले इलेक्शन में जिताएंगे। ठीक है। हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट? अब आप पूछोगे कि मैम हम लोग आम लोग कैसे सरकार को अप्रूवल दें? तो इसके लिए सबसे पहला तरीका है इलेक्शंस का। लोग, पीपल वुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव लीडर्स को चुनते हैं और पार्लियामेंट में भेजते हैं। वन ग्रुप फ्रॉम अमंग दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म द गवर्नमेंट। अब जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को हमने चुन लिया पूरे देश की तरफ से, उनमें से एक ग्रुप सरकार बनाता है। ठीक है। पार्लियामेंट जिसमें सारे रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठे मिलके बैठते हैं, वो कंट्रोल करता है और गाइड करता है गवर्नमेंट को। देखो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, जस्ट वेट, मुझे एक पेंसिल लेनी पड़ेगी। यस। तो देखो, सपोज करो ये हमारी सपोज करो ये हमारी पार्लियामेंट है। ठीक है। यहाँ पे हमने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव सारे कंट्री से चुन के बिठा दिए, अलग अलग कलर, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को शो कर रहे हैं। ठीक है। सबने बिठा दिए अपने अपने कैंडिडेट्स। तो ज़्यादा कलर, ये सारे वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से जीत के आए हैं। ठीक है। ये सारे वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इसमें से ज़्यादा कौन से वाले हैं? ये येलो वाले ना, ये ज़्यादा हैं। तो जो ज़्यादा है, मेजॉरिटी में है, ये गवर्नमेंट बनाएंगे। ठीक है। तो ये सरकार बनाएंगे। तो ये पूरी पार्लियामेंट ध्यान रखेगी गवर्नमेंट के कामों की तरफ, गवर्नमेंट क्या करती है कैसे नहीं करती, वो ये सारे ध्यान रखेंगे। इसको मैं नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में भी बताऊंगी आपको। तो आपको ये लाइन समझ आ गई कि पार्लियामेंट में सारे रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर बैठते हैं और वो कंट्रोल करते हैं और गाइड करते हैं गवर्नमेंट को। और इस तरह से जो चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं फॉर्म द गवर्नमेंट, उनमें से एक गवर्नमेंट